बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो सुबह है वो तकरीबन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जितने भी लोग होंगे तो उनके पाकिस्तान भर का मौसम जो है बड़ा खुशगवार है और आप सबके मूड जो हैं वो भी बड़े खुशगवार होंगे इतने अच्छे मौसम को देखकर। और हमजा, जिस तरह से बारिश हुई थी, हम जब आ रहे थे ना तो मैं तो बल्कि स्टूडियो में जब आई तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था अंदर आने को, क्योंकि इतनी प्यारी बारिश हो रही है। लेकिन जब भी बाहर निकलते हैं, अगर हम कुछ ऑब्जर्व करें या सोच रहे हों या हम कुछ चीज़ें देख रहे हों तो कई पहलू होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। आज जिस वक्त मैं ऑफिस आया और इकरा भी थी और हम आपस में जब बात कर रहे थे तो हम दोनों के जहन में यकीन कीजिए एक ही ख्याल था और हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया। तो हम मुनासिब ये समझा कि आप लोगों के साथ भी वही ख्याल शेयर किया जाए। हम लोग जिस वक्त पहुँचे तो उस वक्त हमने जिक्र किया कि यार मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है वो हम लोग उनके अक्सर ऑब्जर्वेशन जो हम लोग करते आते चीज़ों की, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व ही यही चीज़ की। तो दोनों ने वो एक पहलू जो है वो देखा कि इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खैर वो ये है कि हम जब बात कर रहे थे हमने कहा कि यार बड़ा अच्छा मौसम था, और लेकिन बारिश हमें पता है ख़ास तौर पे अगर हम लाहौर की बात करें तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पानी खड़ा हो जाना, अगर ये कहा जाए कि थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा हो गया किसी जगह पर, या फिर अगर हम कहीं पे देख रहे हों थोड़ा ज़्यादा पानी खड़ा है, लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ऐसी सूरत हाल में। तो हमने कहा कितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छी सवारियां दी हुई हैं कि जिन सवारियों पर सवार होकर हम दफ्तर तक पहुंचे हैं या जहां पर भी हमने जाना होता है हम चले जाते हैं। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हम क्योंकि ये मौसम ऐसे, तो हम इस मौसम को एंजॉय करें और हम इस मौसम को जो है एंजॉय इसी वजह से करें क्योंकि हमारे पास सहूलियात ऐसी हैं, अल्लाह ने हमें सहूलियात दी हैं, तो हमें इस पर शुक्र करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें अपने से नीचे थोड़े से लोगों को देख लें, अगर उनके पास जैसे कोई बाइक पे आ रहा है या कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई पैदल है, तो वो पैदल जो बंदा होगा वो इस मौसम को एंजॉय नहीं कर सकेगा क्योंकि वो जो है वो उसको मुश्किल का सामना करना पड़ा हो। जब वो पानी में से गुजरा होगा, उसके कपड़े गंदे हो रहे होंगे, तो वो जो है वो फिर वो थोड़ी चीज़ ना और हो जाती है, चेंज हो जाती है वहाँ पर चीज़ें। अब हम नहीं शुक्र अदा कर रहे होते कि जो सहूलियात जो अल्लाह ताला ने नेमतें हमें अता की हुई हैं, तो अगर हम सोचना शुरू कर दें तो जो लोग आज गाड़ी पर सफ़र कर रहे हैं उनको अल्लाह ने कैसी नेमत से नवाजा है, कितना अल्लाह का करम है उन पर कि बारिश के छींटे जो हैं और ये जो कीचड़ की छींटे हैं ये उनके कपड़ों को गंदा नहीं कर रही हैं। और अगर इस बात पे आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे और इस दौड़ में लगे हैं कि जी कि फ़लाँ शख्स की, मेरे रिश्तेदार की, मेरे दोस्त की, मेरे बॉस की मुझसे गाड़ी अच्छी है, मैंने तो वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है गोल्स होने चाहिए, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करें इन चीज़ों को देखते हुए जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें देखने को मिल रही होती है। अगर देखें हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, बिल्कुल हम हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे तभी आप लोगों में ये चीज़ पैदा होगी, आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उन पर अल्लाह ताला का तभी शुक्र अदा किया जाएगा जब तक आप नहीं अपने से नीचे वालों को नहीं देखते, तो नीचे वालों को देखना चाहिए। तमाम लोग ऐसे सोचे, ऐसे जो लोग पैदल चल रहे हैं माशाल्लाह, अगर हम उनको देखें और जिस तरह से इकरा ने बात की थी, आप लोग भी ये सोचें अगर कि अल्लाह ताला ने आपको हमें इस काबिल बनाया है कि हमारे जिस्म का हर हिस्सा जो है वो काम करता है, हम पैदल चल सकते हैं, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और वही बात है, अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो डिप्रेशन का शिकार रहेंगे, ना खुदा का शुक्र अदा करेंगे, ना खुदा की नेमतों को आप इंजॉय कर सकेंगे। अपने से नीचे वालों को देखें, एक तो उनकी मदद कीजिए कि उनको भी ऊपर उठाया जा सके, और दूसरा अल्लाह ताला का हर दम शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमें ये नेमतें दी। अगर हम लोग अपने से ऊपर वाले को कोई देखता भी है तो वो उसको देखकर हसद ना करे और ये जेलसी वाला आंसर जो वो ना लेके, बल्कि मेहनत करे कि अगर उसने उस गोल तक पहुंचना है, उसने अपना टारगेट रख लिया कि मैंने भी यहाँ तक पहुंचना है, तो उसके लिए मेहनत करें और उस मेहनत के दौरान आप सब्र करें।
बिल्कुल भी ये ना करें कि जी हम दिन मतलब एक रात ढले तो अगले दिन जो है हम लोग ये चीज़ हासिल और कर लें। हमेशा मैं यही बात करता हूँ, जब बारिश हो रही होती है, जो गाड़ी बाइक्स वाले हैं, ये लोग जो हैं रिक्शों वाले, ये कोशिश करें कि दो पैदल लोग चल रहे हैं या जो लोग ऐसे हैं जो एक्सपोज्ड हैं, जो गाड़ियों के अंदर बंद नहीं है, उनके ऊपर इस तरह से पानी ना उछालें, कीचड़ ना उछालें और स्पीड स्लो कर लिया करें। ये हमेशा ऐसा होता है और हमें हमेशा ऐसे केसेस सड़क पे देखने को कल तो मिल मेरे भी साथ जाते हुआ भी ऐसे है, एक पिकअप जो वो इतनी स्पीड में गुजरी, वैसे मैं तो गाड़ी में थी लेकिन शीशा अनफॉर्चुनेटली उसको थोड़ा नीचे था तो सारा पानी गाड़ी के अंदर आ गया। इतना मतलब ये हम लोग इस तीन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका हमें ख्याल कर लेना चाहिए। चलें हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कोरोना वायरस ने मईशत के साथ साथ अगर हम देखें तो मुल्क की तालीम का जो ढांचा है उसको भी हिला कर रख दिया। आलमी वबा के ख़तरे के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे मज़ीद बंद रखने का फैसला कर लिया गया। NCOC की जानिब से ये हिदायत आई थी जिस पर यह फैसला किया गया। वज़ीर तालीम पंजाब मुरादरा साहब ने सूबे में स्कूलों की बंदिश में मज़ीद जो है हम देखें 3 रोज़ का इजाफा किया और उनका कहना है कि सरकारी और निजी तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। अच्छा, जो स्कूल्स की बंदिश का फैसला है कोरोना सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है और मुरादरा साहब ने ये पैगाम भी दिया है कि घर पर रहें और महफूज रहें। दूसरी जानिब अगर खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन देखिए तो कोरोना की जो 4th वेव है वो जब जिस तरह से शिद्दत इख्तियार कर गई है तो पहले से जो बंद आला तालीमी इदारे हैं उनको मज़ीद 1 हफ्ते के लिए बंद रखने की तजवीज़ भी सामने। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हैं और तालीम की बात है, पहले भी जब हमने देखा कि 1 हफ्ते के लिए बंद किया गया था उस वक्त भी खासा जो है एहतजाज हम देखें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की जानिब से और कुछ पेरेंट्स भी परेशान थे और अभी भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। जो फैसला किया गया उस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुरादरा मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। फैसला कर लिया गया, आपको हमने बहुत ज़्यादा ये कहते हुए देखा कि हमने तालीम को बंद नहीं करना, कोशिश यही करनी है। इस वक्त सूरत हाल क्या है कि आप भी मजबूर हो गए कि स्कूलों को बंद कर देना चाहिए और मज़ीद तोसी भी कर देनी चाहिए? देखें, आपको मेरा स्टैंड हमेशा से पता है कि मैं कितना खिलाफ हूँ बंद करने की जी। मगर वाकई में जब मैं नंबर्स बैठ के डिस्कस किए और देखे उनके साथ तो हम उस स्टेज की तरफ जा रहे थे जहाँ पे फिर चीजें क्रिटिकल हो जाए। तो देखिए, बजाय कि हम इस वक्त ना, ये वो टाइम है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम मैसेज फैलाएं इसका कि लोग इंजेक्शन लगवाएं इसका कोविड का। जी, वैक्सीनेट। जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी, आप देख लें कि दुनिया में मुल्क खुलते जा रहे हैं जहां वैक्सीनेशन ज्यादा हो रही है। जी। लोग पता नहीं यहाँ पे मैं आप सोचें कि आज सुबह के 7 बजे US ओपन देख रहा था। जी, लाइव आ रहा था US ओपन। जी, वहाँ पे इस तरह था जिस तरह नॉर्मल जिंदगी होगी, तो वैक्सीनेशन लोगों ने करवा दी। हम यहाँ पे वैक्सीनेशन लेके फ्री करवा रहे हैं, बैठे हुए हैं, इंतजार। आप दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता ले लीजिएगा कि स्कूल्स को हमने तो वैक्सीनेट करवा लिया था, आप लोगों ने हमें बताया कि बड़ी तादाद में अमले को वैक्सीनेट करवाया गया, अब तो ड्राइवर्स की भी बात हो रही थी कि वो भी वैक्सीनेट होंगे। क्या आपके पास वो नंबर अच्छे नहीं है कि स्कूल का जो अमला है, जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो बड़ी तादाद में वैक्सीनेट हो गए हैं तो उधर बच्चों को भेजा जा सकता है? वो तो इशू नहीं है। देखें, स्कूल्स की तो माशाल्लाह 90% प्लस वैक्सीनेशन हो चुकी भी है, टीचर्स की जी, और अमले की। हमने तो कहा स्कूल बंद कर देंगे जहाँ पे स्टाफ का और अमले का सर्टिफिकेट नहीं होगा। आपको पता है, मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ इन चीजों के बारे में। प्रॉब्लम है कि बच्चे जो हैं वो कैरियर्स बन रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। कि वो घर से आ रहा है या रास्ते में से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है। So that was the main problem because of so much activity. तो मैं तो अभी भी ये सोच रहा हूँ कि होपफुली हम थर्सडे को खोल दें अब, और अगर थर्सडे को ना खोला तो हमें कुछ हिस्से खोलने पड़ेंगे फिर भी। इस तरह जिंदगी अब नहीं चल सकती कि हम बंद करते रहे चीजें। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, गुफ्तगू से ये तासुर हमें मिल रहा था कि शायद बाकी जो शोबे हैं वो उतना बेहतर काम नहीं कर रहे। शोबा तालीम ने बेहतर काम किया, लेकिन क्योंकि वो बेहतर इतना काम नहीं कर, जैसे ये भी रिस्क पर है और इसको बार बार बंद करना पड़ा। 90% से ज़्यादा असातिज़ा का उन्होंने नंबर दिया है कि वो वैक्सीनेट हो चुके हुए हैं। बात करेंगे मियां रिज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, सदर हैं सर्विंग स्कूल अलायंस के। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है, वो तो खुद कह रहे हैं मैं तो US ओपन देख रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि खुला रहे, लेकिन मैं क्या करूँ, नंबर्स अच्छे नहीं हैं। तो आप लोग क्यों इतने जो हैं नाराज़ हैं डॉक्टर साहब से? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने अभी जो सारी गुफ्तगू फरमाई, मैं समझता हूँ थोड़ा हक़ाइक़ से थोड़ी डिफरेंट है
आप देखेंगे 50 लाख बच्चों ने अभी एग्जाम्स दिए हैं पिछले 2 महीने में। 50 लाख 10th के और 12th के जो बच्चे हैं और 9th ने भी अब तो दे दिए हैं। इतने सारे बच्चों को एग्जाम्स देने के बावजूद कोविड की रेशियो बच्चों में क्यों नहीं सामने आई, इसकी रीजंस भी हमें डॉक्टर साहब से पूछनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें कि पंजाब ये क्लेम करता है, वो तो कहते हैं कि कैरियर्स होते हैं बच्चे, वो घरों में जाके जो है बुजुर्गों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। 97% टीचर्स को क्लेम किया जाता है कि जी वो वैक्सीनेटेड हैं। टीचर्स के आगे तो शील्ड आ गई। जो अगर बच्चा कैरियर है तो वो घर से लेके आ रहा है, तो फिर अगर वो घर से लेके आ रहा है तो वो टीचर को तो अफेक्ट नहीं कर रहा, वो तो किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा। देखेंगे तो बड़ा स्मूथ सिस्टम चल रहा था जब बहुत ज़्यादा रेशो थी पीछे जुलाई में भी, और बल्कि जून में डॉक्टर साहब ने पहले 31 मई को स्कूल बंद किए और 1 जून को डॉक्टर साहब ने स्कूल खोल दिए। हमने बल्कि शुक्रिया अदा किया डॉक्टर साहब का, आपकी प्लेटफॉर्म पे किया शुक्रिया अदा उनका, कि उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने स्कूलों के ऊपर खास तवज्जो की और बच्चों को पढ़ने की परमिशन दे दी और बच्चे पढ़ना शुरू हो गए। लेकिन बात यह है कि अब आपका खुद डाटा कह रहा है कि हम 45% पंजाब में हम कर चुके हैं अपनी वैक्सीनेशन, और चंद शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है। तो सर लाहौर रावलपिंडी तो वो लोग हैं, वो शहर हैं जहाँ पे 15 मिलियन, 12 मिलियन, 14 मिलियन की पॉपुलेशन है, और फिर बहुत सारे लोग दूसरे शहरों से आके यहाँ पे अपने टेस्ट करवाते हैं। वो सारा डाटा भी लाहौर के अंदर एंटर हो जाता है। फिर आप लाहौर को इस बेसिस पे बंद कर देते हैं या बड़े शहरों को कर देते हैं। फिर आप एक और चीज़ देखें कि NCOC ने सिर्फ जो पहला अपना नोटिफिकेशन किया लास्ट वीक में, उसने 11 डिस्ट्रिक्ट बंद किए। हमने वो भी एक्सेप्ट किया कि हाँ वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बाकी 25 डिस्ट्रिक्ट को आप खोल दें ताकि वहाँ पे तालीम का सिलसिला बंद ना हो, रुके ना, वो चलता रहे, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया। अब दोबारा कल NCOC ने जो नोटिफिकेशन किया है उसमें उन्होंने 15 डिस्ट्रिक्ट बंद किए हैं। डॉक्टर साहब ने मेहरबानी फरमाई और 36 के 36 बंद कर दिए। और तो ये गुजारिश डॉक्टर साहब से बार बार यही की जाती है कि मेहरबानी करें, बच्चों को पढ़ने दें। अब तो बच्चों के वालिदैन भी एहतजाज अच्छा करें कि तालीम में भी स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। सर बिल्कुल, देखें ये तो बेस्ट ऑप्शन है, स्मार्ट लॉकडाउन होगा तो बेहतर है। देखें बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, बच्चे बहुत एक उनका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली वर्क करके और अंदर ही अंदर या तो वो फल फूल रहा है या वो नुकसान का हामिल हो रहा है। हमें चूँकि नज़र नहीं आ रहा इसलिए हम इतना ज़्यादा उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे। पेरेंट्स अगर देखें ना, बच्चे को हल्की सी खराश आ जाए तो वालिदैन कितने कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन अब जो ब्रेन को डैमेज किया जा रहा है चूँकि वो नज़र नहीं आ रहा तो वो उसके ऊपर कुछ चुप है। लेकिन देखें बहुत सारे पेरेंट्स इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ने एहतजाज किया भी है, रिकॉर्ड भी करवाया है। रोज़ाना अगर आप बहुत सारे प्रोग्राम भी मैं आजकल देख रहा हूँ जहाँ पेरेंट्स बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं, तुम बच्चों को स्कूल आने देना चाहिए, बच्चे पढ़ें, बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स का कंसेंट देख के तो इस दफ़ा मुझे बहुत खुशी हुई है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझ आना शुरू हो गई हैं। और हम यही चाहते थे कि पेरेंट्स को पता लगे। अभी भी आज भी आपके चैनल के तवज्जुह से हम पेरेंट्स को दोबारा ये गुजारिश करेंगे कि वो कॉन्शियस रहें। आपके बच्चे आपकी सबसे कीमती सरमाया है और इसके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की है, जितनी आप मेहनत करते हैं, आपको उसका फल मिलना चाहिए। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की एजुकेशन की कंटिन्यूटी लगातार रहनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है मियां साहब, ये भी हमें बता दीजिएगा ज़रा कि स्कूल 3 दिन के लिए बंद है, मज़ीद कुछ नहीं डेटा अब हम देख रहे हैं कि ये 9% पे कहाँ पहुँच गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं आज 6% से भी नीचे आ गया, शायद मज़ीद नीचे आ जाएगा तो ज़रा आसानी हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए भी फैसले करना। तो 3-4 दिन है, 5 दिन है, तो उसमें इतनी परेशानी वाली बात क्या है? देखिए वो कोई बात नहीं। देखिए हम तो टीचर हैं, हम तो सिर्फ ये गुजारिश कर सकते हैं कि चूँकि हमारी प्रोडक्ट बच्चा है उसको नुकसान हो सकता है तो आप ये ना करें। बच्चा लर्निंग लॉस हो रहा है, उसको उसकी ब्रेन डेवलपमेंट रुक रही है, बच्चे एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, बच्चे स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, बच्चों में डोपामिन रश की प्रॉब्लम हो गई है, बच्चों में फोमो प्रॉब्लम हो गई है, बच्चों में और इस तरह की बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि अगर बच्चों के अंदर जितनी से ज़्यादा हम इन प्रॉब्लम्स को कर्टेल कर लें वो बेहतर है। बच्चे अगर इसी तरह हम उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे या हम उनको बैकअप नहीं करेंगे या टीचर भी अगर ये गाइड नहीं करेगा ना तो फिर कौन करेगा? ठीक है, ऐसी सूरत हाल का हमें सोल्यूशन भी दें ताकि आने वाले वक्त में हमें ये लगता है आने वाले वक्त में जो हम इसके मैग्नीट्यूड को गेज कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में बच्चों को हमें स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट बिठाना पड़ेगा जो बच्चों के साथ बैठ के उनको बातें करके उनको समझाए कि आपको ये प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। ये इस प्रॉब्लम में हम चले गए, ये वो कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये ऐसा कैंसर है जो नज़र नहीं आ रहा, जो हमारी बॉडी के अंदर है। देखें जब कैंसर बॉडी के अंदर होता है हमें पता ही नहीं लगता, 2nd, 3rd, 4th स्टेज पे चला जाता है, फिर जाके पता लगता है। इस वक्त भी सूरत हाल यही है। पेरेंट्स ने क्यों एहतजाज करना शुरू किया कि पेरेंट्स को अब नज़र आना शुरू हो गया, पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। अब तो इतने ज़्यादा पेरेंट्स इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं या हमें अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब शुरू में अगर देखूँ आज से कोई 15-20 दिन पहले तो मेरा ख्याल है रोज़ाना के 10-12 लोग थे, आजकल रोज़ाना के 300, 400, 500 लोग। अच्छा, वज़ीर तालीम इसीलिए सेशन भी तो लाइव कर रहे हैं कल ट्विटर पर। बिल्कुल, ये उसी की वजह है। बल्कि वज़ीर तालीम ने वो सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर भी उस पर बात करेंगे और पेरेंट्स के जो मसाइल हैं उस पर भी करेंगे। चंद दिन पहले भी एक चैनल के ऊपर जो है एक पेरेंट्स ने कोई कमेंट्स दिए तो वज़ीर तालीम ने
उनको कहा कि अब हम पेरेंट्स को भी बताएं कि बुक्स कैसे पढ़ानी। तो वो पेरेंट्स बड़े समझदार थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखें हमारे बच्चे हैं और हमें इनसे कंसर्न है और हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हैं। इसमें कौन सी ऐसी बात है कि हम इसके स्टेक होल्डर नहीं है। तो उस पर भी मुराद राज साहब ने जिस तरह मेरा हाल गुस्सा किया, मुनासिब नहीं था कि पेरेंट्स हैं, हम टीचर हैं, जो लोग हैं सब तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको शामिल करना चाहिए जब भी बच्चों के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से फैसला हो रहा है। मियां रिज़वानुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह पाकिस्तान हिस्सा बने। और जो तालीम का मामला है यकीनन सब बहुत ज़्यादा कंसर्न है और कुछ बेहतर फैसले ही होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से मुराद राज साहब कह रहे हैं कि जो मैं नंबर्स देखता हूँ तो फिर मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो ये नंबर जो हैं गवर्नमेंट जो देख रही है उसको भी अगर बेहतर मैनेज किया जा सकता है तो उसको मैनेज किया जाना चाहिए। क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन हो कि जहाँ पर रेशियो ज़्यादा है वहाँ पर स्कूल बंद हों और जहाँ पर कम है वहाँ पर स्कूल खुले रहें। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे मौसम ही की, क्योंकि लाहौर में इस वक्त जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा सुहाना हो चुका है और बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अंडर पासेस भी पानी से भर गए हैं और घरों में भी पानी दाखिल हो गया है। बहुत सारे जिस तरह से देखा जाए तो इलाके में इस टाइम पानी हुआ पड़े। हम इसी सारी सूरत पर बात करेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे ज़िशान चिश्ती ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग ज़िशान। बताइएगा लाहौर का इस वक्त मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात की क्या प्रोडिक्शन है, मज़ीद बारिशें कब तक होंगी है? वालेकुम अस्सलाम जी। लाहौर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन इन बारिशों से मौसम तो सुहाना हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मुश्किलात भी सामने आई है। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो चुका है। जब हमारी इस बारे में महकमा मौसमियात के साथ बात हुई तो महकमा मौसमियात का इस बारे में कहना था कि ये बारिशों का सिलसिला एतवार तक जारी रहेगा, जबकि उसके अलावा आज लाहौर शहर का जो मौसम है कम से कम 24 सेंटीग्रेड तक, जब से ज़्यादा जो है वो 30 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है 98% तक रहेगा। जबकि उसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस ने और महकमा रेस्क्यू ने अपने जवानों को हाई अलर्ट कर दिया है, क्योंकि बारिशों की वजह से हादसात बढ़ जाते हैं। और ट्रैफिक पुलिस ने खास तौर पे अपने जवानों को कहा है कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल करें और ट्रैफिक वालों के लिए हिदायत की गई कि अपने गाड़ियों को, अपने बाइक्स को इस मौसम में आहिस्ता से आहिस्ता चलाएं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए रेस्क्यू की, तो रेस्क्यू का कहना था कि इन बारिशों में चूंकि वाकयात सामने आते हैं, लोगों को करंट लग जाता है, तो इस तरह से आप घरों से निकलते हुए एहतियात करें और अपने घरों में भी इस बारे में एहतियात करें लाजमी तौर पर। और इसके अलावा वासा का कल दावा था कि कल तकरीबन जो 90% तक का इलाका था उसको क्लियर कर लिया गया था, लेकिन आज जो बारिशें हैं ये वासा के लिए भी इम्तिहान बनती जा रही। उनका जब हमने उनके साथ रब्ता किया तो वासा का इस बारे में कहना था कि हमारे जो जवान हैं वो इस बारे में लगे हुए हैं, हमारे मुलाजमीन फौरी तौर पर नकाशी आपको यकीनी बनाने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है ज़िशान, बहुत शुक्रिया आपने आगाह किया मौसम के हवाले से। और ये बात दुरुस्त है कि जिस वक्त जो लोग फजर पे उठे उन्होंने देखा होगा कि बारिश तब से हो रही थी और अभी तक बारिश हो रही है और रात में भी यही सूरत हाल हमने देखी। कल पूरा दिन भी हमने ये सूरत हाल देखी कि बारिश रही, तकरीबन असर तक रही और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जो है वो भी होती रही। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल जो है रखें और बाहर निकलें तो फिर आप कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा एहतियात कम अज़ कम सड़क पे कीजिए। ख़ासतौर पे जो लोग बाइक्स पे सफ़र कर रहे होते हैं, फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, हादसा होते हैं। और ख़ासतौर पे पैदल चलने वालों के लिए भी कहीं पे इस तरह भी होता है ना कि वायर वगैरह भी गिरी होती है, कोई लाइन्स वगैरह इस तरह से होती है, तो उनसे भी ज़रा बच के अपने आप को बचा के ज़रा निकलेगा और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाए। बिल्कुल। और आज वैसे दुनिया भर में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने की अहमियत को उजागर करना है ताकि किसी की जान बचाई जा सके। बिल्कुल, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद से मुराद वो होता है कि जो किसी भी तिब्बी एमरजेंसी का शिकार शख्स को दी जाती है और उसे उतना संभाला जा सके कि डॉक्टर या तिब्बी अमले के आने तक वो बच सके। माहिरीन का कहना है कि अगर हमें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देनी आती हो तो हम किसी की जान बचाने का सबब भी बन सकते हैं। हाँ जी, ऐसे ही उधर पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट भी आज इंटरनेशनल फ़र्स्ट एड डे मना रहा है। और अगर हम DG रेस्क्यू पंजाब की बात कर लें, उनका कहना है कि आज के दिन का मकसद इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की अहमियत को
उजागर करना है। अच्छा, रेस्क्यू 1122 का मिशन जो है वो ये है कि हर घर में एक फर्स्ट एडर हो। कम्युनिटी सेफ्टी प्रोग्राम के तहत अब तक उन्होंने कहा है कि जो 10 लाख से ज़ायद लोग हैं ना, उनको तरबियत भी फराहम की जा चुकी है। अच्छा, इस दिन की अहमियत क्या है, मकसद क्या है, कितनी ज़रूरी होती है फ़र्स्ट एड, और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि फ़र्स्ट एडर होना चाहिए हर घर के अंदर, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, हम बात करेंगे। DG रेस्क्यू 1122 पर डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, आज के दिन की अहमियत के बारे में बताइएगा, और फर्स्ट एड को क्या हम बहुत ज़्यादा आम तौर पर घरों के अंदर देखें तो लाइट ले रहे होते हैं? जी, आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज देखिए अगर आप किसी को भी कॉल करेंगे, बस आज पंजाब में 1122 का एक निज़ाम है, खैबर पख्तूनख्वा में बन गया, गिलगित बाल्टिस्तान में बन गया, अल्लाह ताला करे कि ये कल को सिंध और बलूचिस्तान में भी हो। लेकिन आप अगर कॉल भी करें और आपके पास बेहतरीन इमरजेंसी सर्विसेज भी मौजूद हो तो उसको टाइम लगता है, आप कॉल करने में टाइम लगेगा, उनको आने में टाइम लगेगा। तो जो चंद मिनट है वो बड़े जरूरी होते हैं। मसलन दिमाग को अगर 4 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले, अगर खून की गर्दिश नहीं हो रही, और 10 मिनट तक ना मिले तो वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो 4 मिनट से डैमेज का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि दिल को आप मुतहर्रिक रखें। अब वो किस तरह से मुमकिन है? उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर आप फर्स्ट एड देना जानते हो। फर्स्ट एड में 2 चीजों की अहमियत बहुत ज्यादा है जी। पहली चीज है कि आपको छाती दबाकर CPR करनी आती हो, उसमें सांस देने पे टाइम जाया ना करे। जो बंदा एक ट्रेंड नहीं है वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करे कि वो छाती को दबाकर नीचे को तकरीबन उससे 2 से 2.5 इंच उसको दबाना है, अपना सेंटर में हाथ रखना है, ताकि उसको दबाते हुए ठीक है उससे ये होगा कि 100 से 120 बार 1 मिनट में दबाना है। और इस प्रोसेस को छोड़े ना जब तक कि कोई ट्रेंड स्टाफ आके उसकी वो ना आ जाए। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज, ज्यादातर लोग ब्लीडिंग, मतलब जवान बंदा है, सड़क पे उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं वहाँ पे उसका अगर सिर्फ ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाती तो ये बहुत दुख का मकाम है। आप वहाँ पे सिर्फ उसको प्रेशर बैंडेज कर दें जोर से, आपके पास, हमारे पास तो यहाँ पे दुपट्टा तो मिल ही जाता है और इस किस्म की बहुत सारी चीजें, तो आप लेके उसको कस के बांध दें ताकि वहाँ से जो ब्लीडिंग है उसकी वो रुक जाए। तो अगर आप ये 2 काम कर रहे हैं तो इससे कम से कम अमवात जो है वो बहुत सारी हम होने से रोक सकते हैं। और अपने घर में ही जो अगर आप जिंदगी बचाएंगे किसी की, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा गया कि जैसे हर घर में फर्स्ट एडर होना चाहिए या लाजमी है, तो उसको होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? जैसे अगर आप बात करें फर्स्ट एडर की, तो ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है और इसके लिए कोई प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया गया है? जी, इसमें मैं आज लोगों को सबसे अपील करना चाहता हूँ इस आलमी दिन के ऊपर फर्स्ट एड के, आई थिंक रेस्क्यू 1122 का साथ दें कि आप फर्स्ट एड की जिंदगियां बचाने में साथ दें। और उसका जाने का बहुत आसान तरीका है, आपने सिर्फ RCC ऐप डाउनलोड करनी है, यानी रेस्क्यू कैडेट कोर की ऐप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाएं, डाउनलोड करें, उसमें बहुत आसान सी वीडियोस हैं, जब वो आपको देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि फर्स्ट एड किस तरह से देनी है। उसी पे छोटा सा आपका टेस्ट होगा और फिर आप ही के इलाके में एक रेस्क्यू का स्टेशन भी मौजूद है, वहां पे जाके आप प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए जा सकते हैं। उसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपने स्किल्स सीखी होंगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि कभी ना कभी जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, और उस वक्त जिस वक्त आप लोगों की जिंदगियां बचाएंगे, इससे बड़ी एक सेटिस्फेक्शन और नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं सबसे अगेन अपील करूंगा कि रेस्क्यू 1122 आपकी दिन रात, आपकी हर इमरजेंसी में आपकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन हमारा साथ दें ताकि हम जिंदगियां बचा सकें। और उसके लिए सिर्फ आपने एक छोटा सा काम करना है, जाके ट्रेनिंग हासिल करनी है। उसके लिए सिर्फ आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, अपने फोन पे ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक और अहम चीज़ भी है कि हम खुद से जो है फर्स्ट एडर भी बन जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि खुदा न खास्ता किसी शख्स को कोई मसला हो रहा है तो हम अपनी कोशिश कर रहे होते हैं, हमारी नीयत बड़ी अच्छी होती है कि यार किसी तरह से, क्योंकि हमने मूवीज़ में देख रखा है, ड्रामाज में देखते हैं या फिर आप लोगों की हम वीडियोस देखते हैं, लेकिन हमें दुरुस्त टेक्निक का नहीं पता होता। वो कितनी ख़तरनाक भी हो सकती है जो हम फर्स्ट एड दे रहे हैं एक बिल्कुल नासमझ होते हुए। देखिए, खतरनाक सिर्फ 2 चीजें हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर खास तौर पे किसी की कमर की चोट है, अच्छा, तो आप ये एहतियात करें कि आप उसको जल्दबाजी में शिफ्ट करके तो और नुकसान ना पहुंचाएं। तो आप पूछ लीजिए कि अगर कमर की उसको चोट है या कुछ गर्दन की चोट लगी है, तो उसमें खुदा ना खास्ता वो पूरी सारी उम्र के लिए मफलूज हो सकता है। या फिर जो दूसरी सूरत हाल है वो ये है कि अगर आप, जिस तरह एक बंदा वो है अभी उसको बेहोश है या उस ऐसी हालत में आप उसको पानी पिलाना शुरू कर दें, तो वो एस्पिरेट कर जाए और उसकी लंग्स के अंदर जो है वो पानी चला जाए। अच्छा। तो वो फिर उसके लिए बड़ी खतरनाक चीज है। तो लोग अक्सर आपने देखा होगा वहां पे रोक के, ओ इसको फटाफट पानी पिलाओ जी, पानी पिलाओ।
ये वाला काम नहीं करना चाहिए। अगर उसको सांस नहीं आ रहा, आपको थोड़ा सा भी शक है, तो फौरन छाती दबाना शुरू कर दें। इसमें कोई वो आप नुकसान नहीं करेंगे, ये आप प्रोसेस जरूर शुरू कर दें। और अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको फौरन कंट्रोल करें, और अगर फर्ज करें उसको कोई जख्म है या कुछ और, उसको वॉश करें। मैंने वो देखा है कि लोग उसमें कोई और चीजें लगाना शुरू कर देते हैं, कोई तेल लगाना शुरू कर देते हैं, कुछ और लगाना शुरू कर देते हैं, उसमें आप सिर्फ इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो उसको बिल्कुल साफ पानी से लेकर धो दें और वॉश करके, और उससे ताकि जितने जरासीम है उसमें से निकल जाएं, और उसके बाद साफ कपड़े से उसकी बैंडेज कर दें। ठीक है, ये दो चीजें अगर आप कर दें तो इससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इससे आप लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं, और जाहिर बात है जो भी अगर खून जहाँ पे बह रहा है उसको आप रोक सकते हैं। तो मेरी सबसे अपील होगी कि फर्स्ट एड सीखें और जिंदगियां बचाने में हमारी मदद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, आपने सुबह सवेरे पाक की गुफ्तगू की, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि फर्स्ट एड में हम लोग क्या कर सकते हैं, और जिस तरह से एक ऐप का बताया कि RCC ऐप को डाउनलोड करें, उससे आप लोग जो है लर्न कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट एड किस तरह। अच्छा, ये लाजमी तौर पर हमें पता होना चाहिए। मैं सबसे अहम चीज़ कहूँ, वैसे तो सेहत से मुताल्लिक हर चीज़ अहम होती है, और एमरजेंसी जब होती है तो पता नहीं चलता कि मसला क्या होने वाला है, लेकिन आमतौर पर घरों में जो बड़ा मसला होता है, बच्चे के गले में कोई चीज़ फंस जाती है, क्योंकि बच्चे जो है मुंह में चीज़ें डालते रहते, कभी सिक्का फंस जाता है, कभी कोई भी चीज़ फंस जाती है। ये ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, कि उनको पता हो कि अगर बच्चे के गले में कोई चीज़ फंस गई है और उसको सांस नहीं आ रही है और इतना टाइम भी नहीं है, तो कम से कम इतना तो हमें पता होना चाहिए कि उसको बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है। और बड़ी आसान सी टेक्निक्स हैं और ये हम सबको आनी चाहिए। इसको थोड़ा सा संजीदा का जिक्र किया, वो ऐप बहुत ज़रूरी कि आप लोग डाउनलोड करें ताकि आप लर्न कर सकें कि आपने फर्स्ट एड किस तरह से देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये हमने आपको बताया फर्स्ट एड के हवाले से। अब कुछ पाकिस्तानी टैलेंट से भी तो आपको मिलवाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तानी गुलकार अपनी सुरीली आवाज़ और मशहूर कुन धुनों की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो भी बड़ी काविशें कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश में भी हैं और कर भी रहे हैं, और मज़ीद वो चाहते हैं कि बड़े सिंगर्स का जब नाम लिया जाए तो उनका नाम भी उस फहरिस्त में शामिल। बिल्कुल। अच्छा, उन्हीं गुलकारों में एक नुमाया नाम जो है नुमान मलिक का भी है, जो कि मुल्क और बैरून मुल्क में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं, और हाल ही में उन्होंने ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड में कामयाबी भी हासिल किया। हमसा तो फिर उनसे बात करते हैं। नुमान अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। ये हमारे लिए जो है बाइस से जो है फ़ख्र बात है और बाइस से एजाज़ है कि आप इधर हैं। आपको पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और हमें इस अवार्ड के बारे में पहले थोड़ा सा बताएं। अच्छा, ये जो कि म्यूज़िक अवार्ड्स ग्लोबली हैं, ठीक है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 3500 सॉन्ग्स आए थे फ्रॉम लाइक 176 कंट्रीज़, जैसे मतलब यूक्रेन, ब्राज़ील, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, हर पूरी दुनिया थी। तो पहले इसके राउंड्स होते हैं, लाइक पहले नेशनल राउंड था। नेशनल राउंड में हमारे पाकिस्तान से 18 लोग थे, ठीक है, कुछ उसमें बड़े आर्टिस्ट भी थे, ठीक है, जो वेल इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट भी हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल राउंड में जाता है, जब आप पहले 3 जो है नेशनल राउंड के वो आगे जाते हैं कॉन्टिनेंटल राउंड में। तो फिर कॉन्टिनेंटल राउंड के बाद फिर वहाँ से एक सेलेक्ट होता है आपके अपने अपने मुल्क से, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाते हो सीधा ग्लोबली राउंड में। तो एक तो पाकिस्तान सिक्योर्ड 3rd पोजीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, और माशाल्लाह, और सिर्फ ये नहीं, और माशाल्लाह पूरे साउथ एशिया में भी सिर्फ मैं ही था जो रिप्रेजेंट कर रहा था पूरे साउथ एशिया को। और मेरा जॉनरा जो R&B एंड सोल जो है वो भी 1st पोजीशन उसकी आई है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, जिस गाने को आपको अवार्ड मिला है वो गाना भी हमने आपसे सुनना है, तो पहले वही सुनते हैं। हम वही सुन रहे हैं। तारुफ तो फिर वो गाना ही होना चाहिए। हो 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 अख बंद होवे भावे खुली नी, चंद सुपने हाँ विच रहिंदी खुली नी, पंड खांबां दी बना के चाई फिरदा, तेरे दिल दे हाँ टिशणां दा खुली नी, हथ जद भी दुआ लई उठ दिल बात तेरा ना आउंदा ए, नजरां नूं नजर जे आवे ते सावां नूं विसाय आउंदा ए, नजरां नूं नजर जे आवे ते सावां नूं विसाय आउंदा ए। हो तारे अंबरां तो तोड़ लवा देवा जुल्फ दे विच पिरोए, चन वेख के आप हैरान होवे, चन में आया फिर ओए,
सितारे अंबरां तो तोड़ लवां देवां जुल्फ दे विच पिरोए चन वेख के आप हैरान होवे चन मैं आया फिर होए हर फुल दी तमन्ना तेरे ओ जुड़े च जगह चाहुंदा नज़रां नूं नज़र जे आवे ते समां नूं भी साह आउंदा ए नज़रां नूं नज़र जे आवे ते समां नूं भी साह आउंदा ए। ये वो सॉन्ग था जो पूरे जो तारुफ बनाया ना आपका, उसको इसी तरह से तारुफी जो गाना है, ये कंपोज किसने किया, ये लिखा किसने? कंपोज जो है ये सुहेल शहजाद ने किया। अच्छा। और लिरिसिस्ट भी सुहेल शहजाद था और मैंने इसको गाया और जो मतलब माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े वो हैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ये प्रोडक्ट जो है उसको प्रोड्यूस किया है और माशाल्लाह वो पूरी टीम मेरी बहुत अच्छी है। अदनान कंधार, मोइस खान, मतलब जो मेरी वीडियोस करते हैं, ठीक है, और माशाल्लाह वो सारे 3 अवार्ड्स भी जीते हैं। आपके साथ गिटारिस्ट बैठे हैं, उनका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं? नहीं वो तो सारे इन लोगों की वजह से ही तो है, ऐसी बात नहीं है। मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं और मतलब हम लोग बहुत देर से मतलब 7-8 ईयर्स हो गए हैं, मतलब मेहनत अपनी कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है। अच्छा नुमान, आप 7-8 ईयर्स से आप मतलब आपने ये स्टार्ट किया? मैंने प्रोफेशनली जो है मैं अभी साल पहले किया था, लेकिन मैं शुरू से लगे हुए थे, हाँ कर रहे थे स्ट्रगलिंग के। क्या बात है। चलें जी, आपसे हम एक और चीज़ सुनते हैं कि आप और कुछ हमें अगर सुनाना चाहें जो आपका पसंदीदा और आपके गिटारिस्ट की मर्जी हो उसके अंदर शामिल हो। साइम की जो है ना वो मर्जी भी शामिल होनी चाहिए। हिजर तेरे दे रोग मार मुकाया सजना दिसदानी हुण कोई राह प्यार दियां खेडां सजना खेड गया तू दिल तो मेरी ना सुनी तू सदा मैं करता रहा इंतजार नहीं आया तू दिलदार दिल टूट गया मेरा ते टूट जाने सारे ख्वाब बार बार नहीं होंदा है प्यार यार नहीं होंदा मिल जांदे सजने हजार कोई यार जया नहीं होंदा दिलदारों के बुरा है सजना जिसनू लगदी ओही जाने तू मेरा है मेरा नहीं है तू जिंदगी है तू ना जाने। ये भी मेरा दूसरा गाना है। क्या बात है जी। अच्छा, तो ये हमें ज़रा बताएं कि क्या दिल करता है, ज़्यादा पसंद कौन से गाने हैं कि अच्छा मैंने तो इसी में ही रहना? सर मैं सब सुनता हूँ, मतलब मैं गज़लें भी सुनता हूँ, मैं मतलब नुसरत अली खान साहब को भी सुनता हूँ, मैं आतिफ असलम को भी सुनता हूँ, मैं सिद्धू मूसेवाला को भी सुनता हूँ। मैं क्योंकि फॉर अ सिंगर, फॉर एन आर्टिस्ट और फिर फॉर म्यूजिशियन आई ऑलवेज टॉक टू साइम के हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि सिंगर और म्यूजिशियन की लिसनिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक अच्छा म्यूज़िक सुनते हो ना तो आप एक अच्छा म्यूज़िक वो प्रोड्यूस भी करते हो, क्योंकि आप जब एक अच्छा म्यूज़िक सुनी जा रहे हो तो यू नो कि यार अच्छा म्यूज़िक क्या साउंड करता है। अच्छा, फ्यूचर गोल्स क्या हैं ये हमें बताएं। फ्यूचर गोल्स तो बहुत ज़्यादा हैं यार। थोड़े से बता दें। थोड़े से बता दें। मतलब कि जैसे अभी इंशाल्लाह मैं आगे मैं शोबिज़ में भी जा रहा हूँ, मतलब मैंने एक ड्रामा किया था दे इजाज़त, तो आई एम एक्चुअली मतलब मैं अपना वो भी प्रोसीड अपनी ओएसटी खुद ही गाएंगे? नहीं अपनी ओएसटी नहीं मैं वो कह रहा हूँ कि एक्ट कर रहे होंगे और ओएसटी भी अल्लाह करे। चले जी, बहुत आपके लिए जो है नेक तमन्नाएं हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया नुमान, आपका बहुत शुक्रिया। साइमा बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं जी, और ये पाकिस्तान का टैलेंट है और टैलेंट को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे
बात करेंगे कि हर शख्स का ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो, अपनी छत हो। ख़ास तौर पर वो लोग जो किराए के मकानों में ज़िंदगी गुजार देते हैं, वो तो सिर्फ सोच ही सकते थे कि शायद कभी ऐसा होगा, लॉटरी निकलेगी और तो फिर हम घर बना पाएंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुमकिन हो रहा है। बड़ी तादाद में जो है लोगों की दरख्वास्तें आ रही हैं और बड़ी तादाद में लोगों को लोन भी दिया जा रहा है और बहुत ही कम रेट्स पे दिया जा रहा है। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है और ये अगर कहा जाए कि गेम चेंजर है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल ये गलत नहीं होगा। लेकिन अब देखें हमारे मुल्क की हम तो तुमने कहा कसीर आबादी अपनी छत की नेमत से महरूम भी थी। अब महंगाई की अगर बात करें तो इस मौजूदा दौर में एक आम और गरीब आदमी के लिए घर बनाने का तसव्वुर भी नहीं वो कर सकता था। मगर अब जिस तरह से मौजूदा हुकूमत है, उसने हाउसिंग मनसूबे के बाद से आम आदमी भी अगर ये सोच रहा है कि वो अपनी जो है ना छत हासिल कर सकेगा, वो उसका जो ख्वाब है वो पूरा उसको होता दिखाई दे रहा है। और इस हवाले से अहम पेशरफ्त ये हुई है कि हुकूमत की मकानात की ख़रीदारी और तामीर के लिए जो कर्ज़ों की स्कीम है उसके तहत कर्ज़ों का इजरा तेज़ हो गया है। हाँ, और बिल्कुल ऐसा ही है। हम स्टेट बैंक की जानिब से भी देख रहे थे कि इस तरह की प्रेस रिलीज़ भी सामने आई थी कि बड़ी तादाद में लोग हैं जो रब्ता करें। अच्छा, कुछ आसानियाँ हैं इसके अंदर जो हम आपको बताएंगे और फिर तेज़ी कितनी आई है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कि आसानियाँ ये थी, आपके पास तो आपकी सैलरी स्लिप नहीं है, नहीं आपका तो बैंक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि आपको दिया जाए। इतनी आसानी कर दी गई है कि अगर एक शख्स रिक्शा भी चला रहा है वो भी ये लोन ले सकता है। और आपको वो जो इतने ज़्यादा पलंदे होते थे कि जी कि ये भी आपको चाहिए, अटेस्टेशन चाहिए, ये भी आपको चाहिए, तो उसको इतना आसान कर दिया गया है प्रोसेस को कि आम आदमी, हम हकीकी तौर पर आम आदमी की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास से भी नीचे की ख़ास तौर पे मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। वैसे तो मिडिल क्लास का भी ख्वाब ही रहता है कि अपना घर हो सके, ख़ास तौर पे जब भाई अलहदा हो रहे होते हैं ना, तो एक घर होता है उसको बांटते हैं, दूसरे घर के लिए सारी उम्र मेहनत करते रहते हैं। हमने बात करनी है तर्जुमान नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी आसिम शौकत साहब हमारे साथ मौजूद। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बड़ा बेहतरीन ये मनसूबा है और लोगों की सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो है ना वो हमें भी इसी मनसूबे के हवाले से आती हैं क्योंकि सब लोग अपनी छत चाहते हैं। बेशक। आप क्या देख रहे हैं कि क्या ट्रेंड है? जिस तरह से बड़ा प्रेशर आ गया था बैंक्स पे कि लोगों की जो है बहुत ज़्यादा दरखास्तें आ रही थी, तो क्या उसमें कोई दरखास्तें निपटाने में डिले तो नहीं हो रहा? अच्छा देखें, पहली चीज़ तो बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आपने हाईलाइट किया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसे सोचा गया है कि लोगों को किराए की झंझट से निकाल के उनको मालिकाना हकूक़ पर घर दिए जाएं। और आपने ये कहा ना अपने इंट्रो में कि लोग सोचते थे कि शायद लॉटरी ही निकले। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि बफज़ल खुदा अवाम की लॉटरी निकल आई है। अच्छा, उसमें ये बात ठीक है, जब कोई चीज़ पहली दफ़ा होती है ना तो उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको डाइजेस्ट करने में और उसको लर्न करने में, इसे कहते हैं एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से सब गुजरते हैं। लोग भी समझेंगे और डेफिनेटली बैंक्स भी लर्न करेंगे। इस वक्त हमारे पास 154 बिलियन रुपीज़ की रिक्वेस्ट आई है बैंक्स के पास, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 59 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो अप्रूव हो चुके हैं। और जो डिसइंबर्समेंट का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस है कि जिस तरह आपकी परचेजिंग हो रही है, जिस तरह कंस्ट्रक्शन के फेजेस आ रहे हैं, उस तरह पैसे जो है वो डिसइंबर्स होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अब देखें आसानियाँ क्या क्या हो रही हैं, किस तरह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 8000 ब्रांचेज़ हैं, 8000 बैंक ब्रांचेज़ हैं जो एप्लीकेशन रिसीव कर रही हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ा कंसर्न था कि ये जो जिस तरह अभी आपने कहा कि जो फॉर्म होता है लोन एप्लीकेशन का, ये बड़ा मुश्किल और कम्बरसम और लेंथी वो होता है, इसको आसान किया जाए। इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेफ्डा ने बड़ी मेहनत की है और एक सिंगल पेज फॉर्म जो है निहायत सादा वो इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि किसी के लिए भी ये कोई इतना लंबा चौड़ा और वो मुशक्कत ना हो, उसमें वो करवा सके। फिर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फिर आप देखें कि हमने जो इनफॉर्मल इनकम है उसको असेस करने के लिए एक सिस्टम बनाया, जिस तरह अभी हमजा ने बताया कि लोअर मिडिल क्लास में या मिडिल क्लास में तो हम लोग आते हैं ना जिनकी सैलरी स्लिप होती है, एक और क्लास है जो अर्न कर रही है लेकिन उसकी सैलरी स्लिप कोई नहीं है। वो जिस तरह अभी आपने एग्जांपल दी, और उनका शायद हमसे भी ज़्यादा ख्वाब हो कि घर बनाना है, उनको असेस करने के लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया है जिसमें आपके प्रॉक्सीज और एसेट्स हैं कि किराया आप कितना दे रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स कितने दे रहे हैं, बच्चों की स्कूलों की फीसें कितनी दे रहे हैं इसमें। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि शुरू में जो कर्ज़े अप्रूव हो रहे थे उनकी रेशो और जो कर्ज़े डिसइंबर्समेंट जिनकी हो रही थी उनकी कम थी। जैसे जैसे हम लर्न करते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये प्रोसेस इवॉल्व हो रहा है, अगर सिर्फ आप अगस्त में देखें तो तकरीबन 3.8 बिलियन रुपीज़ के जो कर्ज़े हैं सिर्फ एक माह में डिसबर्स हुए हैं। आसानी, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न, कम से कम कर्जा अपने घर के लिए कितना ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकते हैं?
अच्छा देखें, जो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में टीयर 0, मैंने शायद पिछली दफ़ा जिक्र किया था कि 4 टीयर्स में डिफाइन किया है हमने तमाम सिस्टम को, टीयर 0, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में हम लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट देते हैं, ठीक है। टीयर 0, टीयर 2 और टीयर 3 में हम दूसरे लोगों को कैटर करते हैं। जो टीयर 0 है उसके अंदर हम सबसे कम कर्जा दे रहे हैं जो बिल्कुल गरीब लोगों को, जो कि अब इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं कि ऑलमोस्ट सूद से पाक है, 20 लाख तक कर्जा मिलेगा, 20 लाख तक। उसके बाद टीयर 1 को अगर लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट को हम 1 मिनट के लिए साइड पे करें तो टीयर 2 और टीयर 3 में मिडिल क्लास लोगों को कैटर किया जा रहा है, जो आपकी हमारी तरह अर्न जरूर करते हैं, अच्छी सैलरीज भी हैं, बट दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ लम सम अमाउंट, वो इकट्ठा नहीं कर सकते। उसमें 5 मरले के लिए 60 लाख रुपए कर्जा दिया जा रहा है जी, पहले 5 साल में तकरीबन 5% के ऊपर और दूसरे 5 साल में 7% के ऊपर, जबकि मार्केट में ये रेट 11-12% है। इसी तरह 10 मरले के लिए जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो सैलरीड क्लास हैं, उनको 1 करोड़ तक का कर्जा दिया जा रहा है। अच्छा। उसमें वो अपना प्लॉट खरीद कर बना सकते हैं, बना बनाया घर खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, जितनी उनकी गुंजाइश है उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वो अपना अच्छा, घर बड़े शहरों के अंदर देखें ना सर, वो है कि जी कि आपको प्लॉट ही 70 लाख का मिल रहा है, 1 करोड़ रुपया आपको लोन मिल रहा है, अब आपको ऊपर से 30-40 लाख रुपया भी चाहिए कि जो आपने लगाना है। तो क्या ये हो सकता है कि वो कहे अच्छा मेरे पास 30 लाख रुपया है, या किसी के लिए भी जिसकी भी ये पोजीशन है, किसी के पास 5 या 10 है, वो कहे जी ऊपर वाला मैं डाल लेता हूँ, फिर भी मुझे आप लोन दे दें, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? नहीं, मैं आपकी बात मैंने गेट नहीं किया, लाइक एग्जैक्टली कि जी आपको 70 लाख का तो प्लॉट आएगा, एक शख्स के पास कुछ भी नहीं है ना, उसने प्लॉट भी लेना है, ऊपर घर भी बनाना है। बड़े शहर के अंदर हमें पता है कि महंगे प्लॉट्स हैं, 10 मरले की आपने बात की थी, उसमें होता यह है कि उसका खर्चा तो शायद वो 140-150 तक चला जाएगा, लेकिन बैंक कहेगा आप बाकी किधर से पूरा करेंगे, उसका क्या प्रोसीजर? अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा एक ऐसा आपने केस बना दिया कि मेरा ख्याल है कि ये दोनों एंड पे लोगों को अपनी अपनी चादर देखनी चाहिए। अब 70-80 लाख का जो प्लॉट है ना, वो बड़े शायद प्रिविलेज और पॉश एरियाज में आए, या तो फिर आप थोड़े से अपने स्टैंडर्ड नीचे करें, या फिर लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट में आ जाएं। लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट में 5 मरले का घर आपको तकरीबन 27 से लेकर 29 लाख के दरमियान तैयार मिल रहा है। अगर आप उसमें आ जाते हैं तो ठीक है, वरना आपने ये कोशिश करना है कि अगर आपके पास कुछ थोड़ा सा अपने पैसे हैं, 20-25 लाख हैं, बाकी आपके पास कुछ और एसेट्स हैं, कर करा के करोड़ एक रुपया आपको बैंक से मिल जाता है, तो आप एक प्रोसेस इनिशिएट ज़रूर करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता और वो जो है आपको अपनी छत मिल जाए, बजाय इसके कि आप कहें कि जनाब मैंने पहले ही गो में मर्सिडीज लेनी है। आप कोशिश करें कि आप साहिब गाड़ी हो जाएं, ना कि आप कहें कि मैं साहिब मर्सिडीज ही हूं। अपग्रेड आप करते रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किराए से जान छुड़ाएं और अपने घर में जाएं। तो दिस इज द जस्ट। आसिम साहब, एक दफ़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी होते क्वेश्चन करते हैं हम कैसे अप्लाई करें, अभी तक लोगों को नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा इस प्रोसेस के बारे में भी बता दीजिए। अच्छा, 2 एप्लीकेशंस हैं, एक तो है लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट के लिए, वो तो जब रजिस्ट्रेशन 2 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, तीसरी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द ओपन होने जा रही है। वो हम कोशिश करेंगे, दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमें टाइम दें, जिसके अंदर हम बाकायदा उसको डेमो भी देंगे, किस तरह लोगों की आसानी के लिए वो करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरी है कि हम सस्ते घर के लिए अप्लाई करना इंशाल्लाह करेंगे। पूरे मुल्क में सस्ते घर जो हैं वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस करेंगे। एक जो है अब आपके बैंकिंग कर्जे के लिए, दिस इज कॉल्ड GMSS, गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम। इसके लिए मैंने बताया कि 8000 पूरे मुल्क में बैंक हैं जो एप्लीकेशंस रिसीव कर रहे हैं। उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत एफर्ट कर रहा है। स्टेट बैंक, आपका अकाउंट होना जरूरी है उस बैंक में? अच्छा नहीं, ये जरूरी नहीं है, आपका अकाउंट खुल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको वहां पर हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं, जो स्पेशल फोकल पर्सन्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, हायर किए गए हैं, जो आपको गाइड करते हैं। फिर आपके लिए कंप्लेंट पोर्टल लॉन्च किया गया है, अगर कोई आपको सही तरह टैकल नहीं करता। फिर एक हेल्पलाइन है, तमाम बैंकों की मुश्तरका हेल्पलाइन है, वो लॉन्च की गई है कि जिस भी किस्म की आपकी कोई क्यूरी है 24/7 आप उसके ऊपर अपना सवाल कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। हेल्प डेस्क हैं, इसके बाद आपको जो एक फोकल पर्सन है, फिर आपका स्पेशल हायरिंग्स हो रही हैं बैंक्स में, एक जो टीम्स हैं वो ट्रेन हो रही हैं, जो आपको रीच आउट करती हैं, आपको गाइड करती हैं, आपके फॉर्म्स को प्रोसेस करती हैं, ताकि 1 माह के अंदर अंदर आपको एवेलुएट करके, असेस करके आपको कर्जा दिया जाए, या आपको खामी जो कोताही जो है उसको गाइड किया जाए और हाँ या ना की जाए, आपको ज़्यादा लटकाया ना जाए। कितना प्रोसेस है, कितनी देर में वाकईतन ये एक बैंक ने फैसला करना है कि यार येस करें या नो करें? अच्छा देखिए, ऑफिशियली इट इज नॉट मोर देन 30 डेज। अच्छा, कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको फैसला कर दिया जाए। ये हो सकता है कि
कुछ लोग जो हैं चूँकि बैंकिंग से भी इतने फेमिलियर नहीं होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी उनकी वेरिफिकेशन, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अब सब कुछ डिजिटलाइज किया जाए, ई पोर्टल्स के ऊपर वो किया जाए, वन विंडो किया जाए, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा धक्के ना खाना पड़े, सिंप्लीफाइड किया जाए। एक फॉर्म है, आपको देखते समझ आ जाए क्या रिक्वायर्ड है, क्या मैंने प्रोवाइड करना है, ताकि आप जल्द अज जल्द वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें जो बैंक को रिक्वायर्ड है, और फिर बैंक अपना प्रोसेस शुरू करे और 30 डेज में आपको जवाब दुरुस्त कह रहे हैं। टाइम कम है, लेकिन एक अहम सवाल जो मुझे समझ आ रहा है कि लोगों का ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि कितनी किस्त हम माहाना दे रहे होंगे और कितने सालों के लिए ये मैक्सिमम हम किस्त दे सकते हैं, 10 सालों के लिए या 20 सालों के लिए, ये जरा बता दीजिए। अच्छा, ये डिफरेंट प्लान्स हैं, आपकी अपने बजट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप कहते हैं मैंने कम से कम मार्कअप पे कर्जा लेना है, तो यू कैन गो फॉर द प्लान फॉर जस्ट 5 years। ओके, दैट इज ओनली फॉर 3% मार्कअप, लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट पे। और अगर आपने अपने घर के लिए कर्जा लिया है तो वो पहले 5 साल के लिए 5% है। अगर आप कहते हैं नहीं ये किस्त ज़्यादा हो जाती है, मेरी तनख्वाह में बाकी मामला भी हैं, घर है, बच्चे हैं, कुछ और चीज़ें हैं, आप 10 साल के प्लान के लिए जा सकते हैं, जिसमें पहले 5 साल 5% है, दूसरे 5 साल 7% है। मजीद आप सोचते हैं कि मैंने किस्त छोटी करनी है, तो यू कैन इवन मैनेज टू गो फॉर 20 years। 20 years इज मैक्सिमम टेन्योर। Okay। आप 20 साल के आसान किस्तों के ऊपर अपने घर को कर सकते हैं। देखें ना, या आप ताहयात किसी के घर के कर्ज किराया देते रहते और या फिर आपके पास ऑप्शन है, आप 5 साल में अपने घर में चले जाएं, 10 साल में चले जाएं। और अगर आप समझते हैं कि मुझे कुछ पैसे और भी हैं, कोई पढ़ाई है, कुछ और मामलात हैं, तो आप 20 साल की किस्त कर लें और आप 20 साल में अपना घर बना लें। बिल्कुल ठीक है आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान का ऑफिस, पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा होता है, पूरी दुनिया के अंदर लोग घर ऐसे ही बना रहे हैं। पाकिस्तान में अब ये मॉडल आया है, और अगर आप सोचेंगे यार 20 साल किस्तें देनी पड़ेंगी, कोई नहीं लॉटरी निकल आएगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि 20 साल किराया देते रहें और 20 साल बाद आपको समझ लगे काश तब जो है हम लोगों ने अपना घर जो है बना लिया होता, लोन ले लिया होता। इसी को लॉटरी समझते हुए इसके ऊपर काम अभी से शुरू करेंगे तो अगले जो 5 या 10 या 20 सालों में जो है वो आप अपना घर हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। किसी भी मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में बरामदी शोबा कलीदी हैसियत का हामिल होता है, और बरामदात जितनी ज़्यादा होंगी मैशत उतनी मजबूत होगी। बिल्कुल ऐसी, जबकि उनका जो हजम है वो दरामदात के मुकाबले में जिस कदर कम होगा, उसका नतीजा उसी कदर तिजारती अदम तवाज़ुन की शक्ल में सामने आएगा। मुल्क को इसी वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम का सामना भी है। अच्छा, PTI हुकूमत अपने इक़्तिदार के तीसरे साल बरामदात का हजम 25 अरब 30 करोड़ डॉलर तक ले जाने में कामयाब तो हुई है, मगर हुकूमत को अभी मजीद इक़दाम करने भी होंगे। और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का भी कहना है कि इस साल बरामदात का हदफ 38 अरब 70 करोड़ डॉलर होगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान बरामदात को 40 अरब डॉलर की हदफ तक ले जाने की सलाहियत भी रखता है। उधर हालत ये है कि डॉलर की जो ऊंची उड़ान है वो अभी तक जारी है, और मुल्की रुपया जो है वो डी वैल्यू होता ही जा रहा है, और जिसकी वजह से ये हो रहा है कि महंगाई मजीद बढ़ सकती है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आबिद क़यूम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुलैरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ज़र मुबादला के ज़खायर तारीखी सतह पर होने के बावजूद मुल्क में हम डॉलर की कदर में इजाफे की वजूहात को समझ नहीं पा रहे हैं। अवाम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या बाकी दुनिया में भी यही ट्रेंड चल रहा है? देखिए, एक तो पूरी दुनिया में इस वक्त करेंसीज जो हैं वो डेप्रिशिएट हो रही हैं डॉलर के मुकाबले में। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मीट करने के लिए, बैरूनी कर्जे उतारने के लिए हैं। जो इस वक्त इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो ट्रेड डेफिसिट है, अगर आप इस माली साल के पिछले 2 महीनों को देखते हैं तो तकरीबन 7.25 अरब डॉलर का इंपोर्ट डेफिसिट है। हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है। तो एक तो उन इंपोर्ट्स को पूरा करने के लिए मार्केट से डॉलर जो है वो बाई करना पड़ रहा है। दूसरी बात जो है वो डॉलर पे इस वक्त अफगानिस्तान सिचुएशन की वजह से भी प्रेशर है। कुछ तो डायरेक्टली के जो यहाँ पे डुअल सिटीजन है पाकिस्तान में, जिनके पास पाकिस्तानी और अफगान दोनों नेशनैलिटीज़ हैं, या जो अफगान पार्टनर्स या अफगान ट्रेडिंग कंपनीज इस वक्त अफगानिस्तान में, तो आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी जो है वो सारी की सारी ब्लॉक पड़ी थी। तो अफगान क्राइसिस शुरू होने से पहले ही, 14 अगस्त से पहले ही यहाँ पे डॉलर स्टेक होना शुरू हो गए थे। लोगों ने डॉलर खरीद के रखने शुरू कर दिए थे। उसमें से कुछ डॉलर जो हैं वो अफगानिस्तान जा भी रहे हैं, लीगल इलीगल मीन से कुछ डॉलर जो हैं वो यहाँ पे पड़े हैं। और डॉलर एक ऐसी चीज़ है, जब इसकी कीमत में इजाफा होना शुरू होता है तो फौरी तौर पे एक पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है। तो हर कोई जिसके पास कुछ पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, उसकी कोशिश होती है कि डॉलर ले ले, चूँकि रुपया डेप्रिशिएट कर रहा होता है। तो ये 2-3 इसके मुहर्रकात हैं।
और तीसरा ये शायद एक पॉलिसी जो है वो भी हो सकती है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के इंपोर्ट्स का थोड़ा सा जोर कम करने के लिए स्टेट बैंक इस वक्त इंटरफियर नहीं कर रहा। बिल्कुल स्टेट बैंक तो इंटरफेयर नहीं कर रहा। मेरे साहब अगर हम बात करें डॉलर की कीमत की तो उसमें इजाफे का बड़ा असर जो है बैरूनी कर्जों की अदायगी में इजाफे महंगे दरामदी सामान की शक्ल में भी सामने आता है। हुकूमत इस दबाव से बाहर निकलने के लिए क्या इकदाम उठा रही है? देखिए जो पॉलिसी मेयर्स होते हैं ना, इनका कोई ना कोई ट्रेड ऑफ होता है। अगर इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि वो जो उसके पास रिजर्व्स है स्टेट बैंक के कोई $20 बिलियन के करीब, उनमें से कोई 300-400 मिलियन डॉलर सुबह अगर वो ओपन मार्केट में फेंक देती है तो आप देखेंगे फौरी तौर पे कि रुपए की कीमत जो है वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो अगर इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव देखा जाए तो वो ये है कि इंपोर्ट्स को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है कि डिमांड कम हो। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा स्टेट बैंक तो जो अंदरूनी कर्जों पे सूद की अदायगी है वो बढ़ जाएगी। जब अब डॉलर का रेट बढ़ता है तो बैरूनी कर्जे बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो अंदरूनी कर्जों पे डेट सर्विसिंग जो है वो बढ़ जाती है। सही है, सही है। सलारी साहब फरमा दीजिएगा कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने मतलब रवां साल के लिए देखिए बरामदात का हदफ भी $38 अरब रखा है। क्या मौजूदा सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि ये अचीवेबल है? देखिए इस वक्त चूँकि कमोडिटी प्राइस पूरी दुनिया में हाई है तो इसका मतलब है पाकिस्तान से भी जो चीज़ एक्सपोर्ट हो रही होगी, एक तो रुपया डेप्रिशिएट होने की वजह से एक्सपोर्टर को थोड़ा सा कंपैरेटिव एज मिल जाता है। दूसरा जो दुनिया में वैक्सीन रोल आउट हो रही है, इकोनॉमिक और हेल्थ रिकवरी हो रही है, उसी तरीके से जो कमोडिटीज़ की डिमांड है, जो फिनिश गुड की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ ये कि हमारी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स बल्कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और जो कोविड रिलेटेड जो प्रोटेक्शन है, इक्विपमेंट्स हैं, PPEs वगैरह हैं, उनकी एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्ट कर सकता है। और अगर हम पिछले 2 महीनों की एक्सपोर्ट प्रोग्रेस देखें तो वो उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। तो यकीनन एक अच्छा टारगेट ज़हन में होना चाहिए ताकि उस टारगेट के करीब पहुंचा जा सके। अच्छा साहब, स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त में मुसलसल 15वां महीना था कि माहाना तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़ायद रही। दूसरी जानिब अगर नुकता यह है कि बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद को कोरोना के बाइस नौकरियां उनको मतलब हाथ धोना पड़ गई, इस हवाले से आपका क्या तज्जिया है? देखिए ये जो हमारे रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि लोगों की बाहर इनकम बढ़ गई है, बल्कि इसलिए भी हुआ है कि पाकिस्तान फाट ऑफ कंप्लायंस मुल्क बन के तो जो हुंडी और हवाला और बहुत से जो इनफॉर्मल तरीक़ों से रेमिटेंसेस आती थी अब वो सारी फॉर्मल चैनल से आ रही हैं। तो मेरी थ्योरी ये है कि ये रेमिटेंसेस जो हैं मोर और लेस वही हैं। पहले बहुत सी थी जो कि हुंडी हवाला या इनफॉर्मल चैनल से आती थी, अब वो सारी की सारी चूँकि बैंकिंग चैनल से आ रही है, खा वो रोशन डिजिटल अकाउंट है या वो आपके बाकी बैंक्स की जो इंसेंटिव्स हैं, तो बाहर से रेमिटेंसेस भेजने वालों को अच्छा खासा इंसेंटिव मिल रहा है और उसी इंसेंटिव की वजह से हमारी जो रेमिटेंसेस हैं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से बड़े कंसर्न्स हैं आवाम के भी, ताकि मईशत अगर बेहतर हो रही है तो हम तक उसके असरात आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आवाम तक, और महंगाई में कमी हो, और यही सबसे बड़ी इस वक्त जो है ना आवाम की जानिब से हम देखें तो एक दुहाई सामने आ रही होती है। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे ग़िज़ाइयत के हवाले से और ख़ास तौर पे बच्चों की ग़िज़ाइयत के हवाले से। और ऐसे कोरोना के दिनों के अंदर माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमने तो बच्चों को बेहतर खिलाना है लेकिन बच्चा हमारा जंक फूड से साइड पे ही नहीं हो रहा है, और बच्चे को लगाया किसने था जंक फूड पे, ये हम भूल जाते हैं उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है, खुद ही हम लोग जंक फूड की तरफ लेके आते हैं। आजकल तो हम देखें तो पेरेंट्स खुद भी जंक फूड शौक से खा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जिस तरह से हर कोई ख्वाहिश तो करता है, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जो है वो सेहतमंद भी हो और बड़ा एक्टिव भी हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन्हें अच्छी ग़िज़ा भी दें। और अच्छी ग़िज़ा में क्या क्या होना चाहिए, वो जंक फूड बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छी ग़िज़ा में क्या होना चाहिए अगर वो जंक फूड नहीं है, फास्ट फूड नहीं है, और क्या कभी कभी जंक फूड और फास्ट फूड चल भी सकता है कि नहीं चल सकता? ज़ैनब गोंदल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। ज़ैनब वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि हम सारी चाहते हैं कि हम तो जो मर्ज़ी खाते रहे ना, बच्चे हमारे सेहतमंद खुराक के आदी हो जाएं। वो कैसे होंगे सेहतमंद खुराक के आदी? बच्चों के लिए माओं के कंसर्न्स हमेशा से ही देखे जाते हैं कि वो यही चाहती हैं बच्चे हट्टे कट्टे मोटे ताज़े सेहतमंद नज़र आएँ। लेकिन हमें ये ज़रूर सोचना होगा कि मोटे ताज़े होने में सेहत नहीं होती, सेहत वाकई सेहत होने में होती है। वो एक्टिव है,
वो प्रॉपरली खा रहा है तो वो वाकई ही सेहतमंद है। लेकिन जैसे ही आपने बात की जंक फूड की, वाकई ही हम जंक फूड पे पहले खुद लगाते हैं और उसके बाद उसके लिए कंसर्न हो जाते हैं कि ये तो कुछ और खाता ही नहीं है। बेसिक हम पहले करते ही हैं, बच्चा रो रहा है इसको चिप्स दे दो, फ्राइज दे दो या कोई भी ब्रांड है वो दे दो, ये पीता रहेगा ठीक रहेगा। और वाकई ही ऐसा होना भी स्टार्ट हो जाता है कि बच्चे के आंसू जो हैं वो उस चीज़ के साथ बिल्कुल ख़त्म भी हो जाते हैं और मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल आती है कि उस स्माइल को देखते हुए माँ बाप आदत डाल लेते हैं, खुशी होती है और उसके बाद बिल्कुल। और उसके बाद हम उसके कंसर्न्स में आ जाते हैं कि अब हम इसके लिए क्या करें। पहले तो जो एज होती है 1 to 3 उसमें हम बच्चे को बजाय इसके कि नए फूड्स जो हेल्दी फूड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएं, उनकी तरफ एक्टिव लाएं बच्चे को, हम बच्चे को जंक की तरफ लेके जा रहे होते हैं, खुद जंक खा रहे हैं साथ उसको भी दे रहे हैं, तुम भी ट्राई करो ये कैसा है। और जब बच्चा डिमांड करता है हम कहते हैं कि ये इसके लिए हेल्दी नहीं है। हाँ जी। अब बच्चों को जो भी देना है, जो ट्रेनिंग देनी है वो आपने खुद देनी है, चाहे वो अपनी डाइट से आप दे लें, चाहे अपनी बातों से दे लें, चाहे उसको खिलाने से दे लें। बिल्कुल। अब आजकल ट्रेंड में ये देखा जा रहा है कि कोरोना में हमने देखा ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बच्चे उठते हैं, पहले तो उठते ही लेट हैं और उठते ही वो क्लास में बैठ जाते हैं और माएँ कह रही होती हैं ये पढ़ नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा, इसका फोकस नहीं है, शायद टीचर्स नहीं इस पे कंसर्न दे रही, टीचर्स इसको नहीं पढ़ा रही, लेकिन उसका माइंड ही इतना डल है। वो सुबह सुबह उठा, आपने उसकी बॉडी में एनर्जी डालनी थी, वो तो आपने डाली ही नहीं। वो जब तक एनर्जी नहीं होगी वो अपना पुटअप कैसे देगा, वो अपना 100% नहीं दे सकता किसी भी चीज़ के लिए। हम एनर्जी नहीं देते लेकिन हम चाहते हैं कि वो दे 110% अपनी लाइफ में, अपने जो स्कूल के गोल्स हैं, होमवर्क्स हैं, उसको पूरा करें। बिल्कुल। बच्चों की जो एज होती है उसमें हर 3 घंटे के बाद उनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डाउन चले जाते हैं। अच्छा। हमने उनको वापस से बूस्ट करना होता है। अब वो बूस्ट हमने किस ग़िज़ा से करना है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ज़ैनब, ये ग़िज़ा भी आप बताइएगा, लेकिन इसके साथ ये भी बताइएगा कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं जब ये बड़ा होगा तो हम इसको आदत हो जाएगी, तब तो फिर आदतें ख़राब नहीं हो जाती जब बड़ा होगा। बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये बड़ा एक कॉमन मिसकंसेप्ट है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। इवन खाने के बजाय उसके बिहेवियर में भी देखा जाए तो भी यही एक कमेंट्स पास किए जाते हैं। लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस ये हैं, वो कहती हैं कि 3 साल तक जो बच्चे का या 7 साल तक बच्चे का माइंड डेवलप हो जाता है वो सारी लाइफ उसके साथ चलता है। आप चाहे उसको जैसा इंसान बनाना चाहते हैं वो उसको 3 से 7 साल में बना लें, वो सारी लाइफ वैसा ही रहेगा। जो वो देखता है, वो ऑब्जर्व करता है, जो वो सीखता है, इन सालों में वो सारी लाइफ चलता है ऐसा। अब बच्चों में हमने देखा होगा, हम लोग बच्चों को मीठी चीज़ें और बाहर की चीज़ें तो देने के लिए बहुत हमेशा रेडी रहते हैं। हम कभी भी बच्चे को खजूर नहीं देंगे, कभी भी बच्चे को ड्राई फ्रूट नहीं देंगे कि ये खाए, जो इंस्टेंट बूस्ट देते हैं बॉडी को। अब इवन हम ये देखें कि हम स्कूल बच्चे को भेज रहे थे पहले, या इवन अभी कुछ दिन पहले भी बच्चे स्कूल जा रहे थे, हम उनको लंच में क्या देते हैं? फ्राइज़, नगेट्स, किसी भी ब्रांड के फ्रोज़न देते हैं। उसमें कोई एनर्जी नहीं है और डब्बे की चीज़, चाहे वो दूध है चाहे वो कुछ भी है, वो आपके लिए जहर है। आप अपने बच्चे के लिए खुद एक एक्सपेंसिव जहर खरीद कर ला रहे हैं और फिर उसको दे रहे हैं शौक से कि तुम ये खाओ और बीमारियों की तरफ जाते रहे हैं फिर। एग्जैक्टली। और फिर हम उसको सिखा ये रहे हैं कि वो स्कूल जाए और बाकी बच्चों को भी उस चीज़ में लगाए। मैं तो नगेट्स लेके आया हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं तुम्हें नगेट्स देते। अगर आपने उसको नगेट्स ही देने हैं, बर्गर्स देने हैं, तो बर्गर पैटी, कबाब घर पे बनाए। उसको आपने टॉर्टिलास देने हैं, शॉर्मास देने हैं, उसका मटेरियल घर पे बनाए। बच्चे को पता हो कि मेरी मदर जो है वो इतनी कैपेबल है कि वो हर चीज़ मुझे घर पर आके दे सकती है, तो वो बाहर की डिमांड ही नहीं करेगा कभी भी। सही है। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पर कि हमें कुछ चीज़ों की आसानी है ना, हम नहीं कर सकते हैं इतना काम। ख़ास तौर पे अगर हम देखें, वालिद भी काम कर रहे हैं, वालिदा भी काम कर रही हैं, सुबह उन लोगों ने भी अपनी जॉब्स पे जाना है, बच्चों का भी स्कूल का टाइम वही है। हम उस वक्त कोशिश कर रहे होते हैं कि यार ठीक है, बच्चे को कुछ ना कुछ तो दे दिया जाए। उन लोगों के पास क्या ऑप्शन है कि वो क्या करें? उनका ऑप्शन ये है कि वो प्री प्लानिंग करें। अच्छा। जैसे हम अपने डाइट प्लान्स को प्री प्लान करते हैं, बच्चों की भी प्री प्लानिंग की जाए। जैसे 5 डेज़ हैं वर्किंग मदर पेरेंट्स के भी और बच्चों के भी, तो उन 5 दिन का खाना आप पहले ही डिसाइड कर लें कि हमने बच्चों को ये चीज़ें देनी है, इसने इस वीक में ये रूटीन रखनी है। अब जैसे हम कहते हैं मेरा बच्चा पराठा तो खा लेता है लेकिन उसके साथ अंडा नहीं लेता। अब ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सही है। क्योंकि इस एज में मसल बिल्डिंग हो रही है, बोन डेवलपमेंट हो रही है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, उसके लिए जो कार्ब्स हैं इम्पॉर्टेंट, फैट इम्पॉर्टेंट है,
वो प्रोटीन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उसको अंडा नहीं दे पा रहे तो उसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, और मैं अक्सर मदर्स को ये कहती भी हूँ, आप सारी दालें मिक्स करें, उनको पानी में बहुत पतला पका लें, और उसके बाद आप अपना आटा जो लाइक आपने गूंदना है उसमें पानी के बजाय वो दाल का मिक्सचर डाल दें। अच्छा, उससे उसको पका लें, तो वो तो आप 1 वीक का बना के भी रख सकते हैं, 2 डेज़ का बना के रख सकते हैं। आप वही रोटी जो है बच्चे को बना के दें। ज़रूरी नहीं अगर वो वीट की रोटी नहीं खा रहा तो आप उसको कुछ भी ना दें, आप उसको मकई की रोटी दें, बाजरे की रोटी दें। अच्छा, बच्चों के लिए जूसेस का भी हमें बता दें। जूसेस बच्चों से लेके बड़ों बूढ़ों सबके लिए सख्त जहर है। अच्छा, क्योंकि जब हम चाहे वो फ्रेश फ्रूट जूसेस ही क्यों ना हो, सिर्फ उसमें शुगर कंटेंट रह जाता है। जितना भी फाइबर फ्रूट का होता है वो हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर चुके होते हैं, निकल जाता है, और उसके बाद हम बड़े मज़े से कहते हैं मैंने आज ऑरेंज जूस पिया है और मुझे उसकी कैलोरीज़ का नहीं पता, मुझे उसकी शुगर का नहीं पता, मैंने कितनी इनटेक इकट्ठी कर ली है और अब मेरी बॉडी जो है वो किसी और चीज़ की डिमांड में है भी या नहीं है। अब हम बच्चों को बजाय इसके कि फ्रूट जूसेस दें, हम उनको फ्रोज़न योगर्ट्स क्यों नहीं देते? हाँ जी, कि फ्रूट को ब्लेंड किया योगर्ट के साथ, उसको फ्रीज़ किया, आइस लॉलीज बना लें, उनकी आइसक्रीम्स में ले जाएं। बच्चों को आप वो चीज़ जब तक देंगे नहीं, बच्चों को नहीं पता कि ये मिलती है बाहर या नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे सबसे पाकिस्तान का पैसा बने, अमल भी करना चाहिए। हाँ, ये आइडियाज़ हैं और थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। बच्चों की अच्छी खुराक जो है उसके सामने ना भी हो सकती हैं, और घर में ही अगर कुछ अच्छा बना के बच्चे को दे दें, मुख्तलिफ चीज़ें दे दें, बच्चा लेकिन बिल्कुल घर भी में बाहर की चीज़ें नहीं फिर खाएगा, और खुद ना लगाएं बच्चे को उस पर, फिर बच्चा घर की चीज़ों की तरफ नहीं आएगा। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, बड़े ही यहाँ मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं। ज़िंदगी की जंग खुद लड़ना पड़ती है और ये जंग वही जीते हैं जो कि मुश्किलात के सामने डट जाते हैं। हमें तो बहाने चाहिए होते हैं ना कि जी ये हो गया था तो ये मसला हो गया, ये हो। अच्छा, आमतौर पर हम स्टूडेंट्स की सिर्फ बात कर लेते हैं। मुझे ना पेपर वाले दिन बुखार हो गया था, वहाँ पर ना लाइट चली गई थी, इतनी गर्मी थी कि मेरा हाथ नहीं चल रहा था, इस तरह के नंबर कम आ गए, चेकिंग ठीक नहीं हुई है, मैं तो रीचेक करवाऊंगा। इस तरह की चीज़ें हैं जो आम तौर पर हमारे सामने होती हैं और ये हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। लेकिन बड़ी मुश्किलात क्या होती हैं, उनसे मुकाबला कैसे करना है और फिर जीत के स्टैंड पे खड़े होकर बताना है कि ये हो सकता था, आप लोग भी कर सकते थे, चलें कोई बात नहीं, मैंने किया, अब कर लीजिएगा। इसलिए हमारे साथ आज मौजूद हैं निशा राव, जो कि कराची से इस वक्त LLM में दाखिला ले चुकी हैं। LLB इन्होंने कर लिया था और इस वक्त ये बार की मेंबर भी हैं, वहाँ पर केसेस भी लड़ती हैं। और अभी हमने निशा से बात भी की, हमने कहा कि कोई केस कुछ आ जाते हैं, कहती मुझे लगता था कि मैं क्रिमिनल की तरफ जा रही होंगी और वो मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, मुझे फैमिली केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ख्वाजा सराउंड के उतने केसेस नहीं आ रहे जितने फैमिली केसेस आ रहे हैं। तो निशा हमारे साथ ही मौजूद है, उन्हें गुफ्तगू करते हैं। निशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत ज़्यादा आपको जो है अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि आप पहली ख्वाजा सरा हैं जो LLM में दाखिला ले चुकी हैं और हमें पूरा यकीन है कि LLM हो भी जाएगा। कैसा फील कर रही हैं इस वक्त? मेरा तकरीबन 6 महीने से ख्वाब था कि मैं कराची यूनिवर्सिटी में LLM में एडमिशन करवाऊं ताकि मैं एक डिग्री मज़ीद और पाकिस्तान से हासिल कर लूं, और अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। और वहाँ की जो कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया थी, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और मुझे एडमिशन दिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या बात। अच्छा निशा, हाँ, ये हम सब भी बहुत ज़्यादा इसको हम खुश हो रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन सारे सफ़र के पीछे जो मुश्किलात हैं वो यकीनन आप ही जानती हैं, तो कुछ हमसे शेयर कीजिएगा, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कैसे यहाँ तक का सफ़र रहा आपका? देखिए, अगर मैं अपने पास्ट को सोचती हूँ ना, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लाइफ में इतनी ज़्यादा एक ख्वाजा सरा के लिए दुश्वारियाँ होती हैं, इतने बैरियर्स होते हैं सोसाइटी में, रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, जॉब्स नहीं है, हमारे लिए कोई फंडिंग नहीं है। मैंने ये सारी दीवारें गिराई और ये दीवारें गिराने के लिए मेरे पास कोई ज़रिया माश नहीं था। मैंने रोडों पर भीख मांगी ताकि मैं अपने गोल्स जो मैंने फ्यूचर में कंप्लीट करने हैं, मैं उनके लिए कोई ज़रिया माश ढूंढूं। तो बस मेरी कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग या बैगिंग करते हैं या वेडिंग डांसिंग करते हैं,
तो डांस तो मुझे पसंद नहीं था, ना मैंने कभी किया था। भीख मांग सकती थी, लेकिन उसके लिए भी अपने ज़मीर को मलामत करके अपनी जो इज़्ज़त है वो दाव पर लगा कर मैंने ये सफ़र किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कामयाब हुई हूँ। आज लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं और आज मैं आप लोगों के सामने एक वकील पढ़ाई हूँ। हासिल करने के लिए आपने किया, वरना आपका ऐसा कोई बैगिंग की तरफ जाने का कोई रुझान नहीं था? आपने कहा कि मैंने पढ़ाई सर्वाइवल की जंग, सर्वाइवल के लिए। जब सर्वाइवल की जंग है तो कुछ तो करना है ना, कहीं से तो कमाना ही है। अच्छा, बड़ी अहम चीज़, अब जिस वक्त आप बार में गई, हमने तस्वीर देखी जी, माशाल्लाह वकालत शुरू कर ली है। पहले तो LLB किया, तब भी हमारी गुफ्तगू हुई थी उसके ऊपर। क्या ख्याल था कि बार में एंटर होंगी, अदालत में जारी होंगी, क्या रिस्पांस होगा, क्या नज़रें होंगी ख़ास तौर पर, और रिस्पांस कैसा था? फ़र्स्ट डे जब मैं बार में गई, जब मैं फ़र्स्ट डे SM लॉ कॉलेज में पढ़ने के लिए गई फ़र्स्ट ईयर में, तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं किस तरह का बिहेवियर होगा, लेकिन जो मेरे दोस्त थे वो मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया और मैंने एजुकेशन LLB कंप्लीट की। जब बार में मैं फ़र्स्ट डे तैयार हुई हूँ और मैं मैट्रिक में केमिस्ट्री में बहुत वीक थी। मुझे केमिस्ट्री का जब भी पेपर स्टार्ट होता था मैं बहुत घबराती थी। मुझे उस दिन ऐसा ही फील हुआ कि आज भी मेरा केमिस्ट्री का ही पेपर है और मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। जब मैं गई हूँ तो मैंने सिटी कोर्ट के गेट पर खड़े होकर देखा, बहुत ज़्यादा मेल्स लॉयर्स का हजूम था। मुझे एक भी फ़ीमेल उन हजूम में नज़र नहीं आई, तो मैं घबरा गई। मैंने बोला जहाँ पर मर्दों में औरत नज़र नहीं आ रही तो एक ख्वाजा सरा किस तरह प्रैक्टिस करोगी? मैं बहुत मायूस हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिटी कोर्ट के जो लॉयर्स हैं बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा कोऑपरेट किया। मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ, बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने ब्लैक कोट पहन लिया है, अब आप घबराएं नहीं, आपके पीछे 24,000 कराची के वकील खड़े हैं। मैं ये सुन के इतनी खुश हुई, मुझे आज भी ये वर्ड याद है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा, एक होता है ना कि किसी कोई इंस्पिरेशन होती है, तो आप जिस तरह से आपने, क्योंकि बाकी सबकी तो कोई सोच ऐसी नहीं है ना, एक आप वाहिद हैं जो कि अब इस तरह की डिग्री हासिल कर रही हैं। क्या ख्याल आया, इसके पीछे क्या सोच थी कि आप तालीम की तरफ आई? किसी को आपको इंस्पिरेशन थी, किसी ने आपको कहा, या आपसे खुद से ये शौक़ था कि आप तालीम हासिल करनी? देखिए, मैं बिलोंग करती हूँ एक पढ़ी लिखी फैमिली से, लाहौर से ही हूँ मैं। मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई सब पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, मेरा खुद का भी ड्रीम था कि मैं पढ़ूं, मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूं। जब मैं बैगिंग करती थी ना, मैंने 1-2 साल वेस्ट कर दिया। फिर मैंने सोचा कि ये मेरा फ्यूचर नहीं है। अल्लाह पाक ने मुझे अक्ल दी, शऊर दिया है कि मैं कुछ कर सकूं, तो मैंने अपनी तालीम को जारी रखा। और मैं एज में सबसे छोटी थी ख्वाजा सराओं में, तो ख्वाजा सरा अपने लेटर मुझसे लिखवाते थे, टेस्ट वगैरह मुझे दिखाते थे। पुलिस में कोई कंप्लेन करनी होती मुझे साथ लेके जाते थे। मेरे अंदर शुरू से लीडरशिप का एक जोश था, तो मैं उनके लिए काम करती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं पढ़ूं और मैं यहाँ तक पहुँचूँ। अच्छा, क्या बात है। अब हम बात करते हैं ख्वाजा सरा जो मसाइल का सामना कर रहे होते हैं। अब हमने ये सोचा था कि अब एक ख्वाजा सरा वकील आ गई हैं, अब इनके पास ख्वाजा सरा आएंगे और बताएंगे कि जी कि हमें ये मसला है, इसका सोल्यूशन क्या है, हमारा ये हक़ है जो हमें नहीं मिल रहा। तो क्वेश्चन पहला ये है, क्या ख्वाजा सरा कम्युनिटी को अपने हुकूक का पता है कि ये हमारे हुकूक हैं, ताकि वो क्लेम भी कर सकें? आप देखें कि मुझे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का तो नॉलेज नहीं है। मैं कराची की बात करती हूँ। कराची में जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको अपने जो बेसिक राइट्स है उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। उनको हाउ नाउ नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन में किस तरह जाएं, अगर उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ जाए, या जहाँ पर वो रहते हैं कच्ची आबादियों में उनके साथ अगर कोई तशद्दुद का वाक़या हो तो वो क्या करे। पहले तो वो पुलिस स्टेशन तक जाने की हिम्मत ही नहीं रखते। मैं कहती हूँ कि ख्वाजा सराओं को 15 पे कॉल करने का नॉलेज ही नहीं है कराची के अंदर, कि वो 15 पे कॉल करें, उनकी सेफ्टी के लिए पुलिस आ जाए। उनको यही नॉलेज नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच सकी आज तक। जी, ये हमारी ही कहते हैं कि बदकिस्मती है कि हम उनको ये नॉलेज अभी तक मैं नहीं दे सकी। और मैं इसमें यही कहूँगी कि अगर उनके लिए कोई अवेयरनेस सेशंस रखे जाएं, डोर टू डोर उनके लिए कैंपेन्स चलाई जाएं, ताकि उनको जो उनके बेसिक राइट्स है उन पर उनको समझ हो, ताकि वो अपने राइट्स को यूज़ कर सकें। अच्छा निशा, आप एक NGO भी चला रही हैं, उसके तहत भी आप काम कर रही हैं, इनकी हेल्प कर रही हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों की? जी, मैं ट्रांस प्राइड सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। और मैं अपने प्लेटफॉर्म से जो यंग ट्रांसजेंडर्स आते हैं जिनकी टीन एजेस होते हैं, वो मेरी तरह जाकर रोडों पर भीख ना मांगे या वो वेडिंग डांसिंग ना करें, तो हम उनको ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज, स्किल्स डेवलपमेंट। अगर वो जॉब करना चाहते हैं या एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। और मेरी टीम में
आलिया मिर्ज़ा, माया बशीर अहमद, जो 2 लड़कियां हैं, बल्कि वो फीमेल्स लड़कियां हैं, वो ख्वाजा के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं। मैं यहाँ भी उनका थैंक्स करूँगी आलिया मिर्ज़ा और माया बशीर का, कि वो ट्रांस के लिए इतना ज़्यादा कराची में काम कर रही हैं। अच्छा ठीक है, अब हमें ये बताएं कि अब जो नए बच्चे आप देख रही होती हैं कम्युनिटी के अंदर, उनके अंदर निशा नज़र आती है कि काश ये लोग भी तो कामयाब हो जाएं, तो उनको समझाना, एक ना आम तौर पर तासुर है उसका, आपने बताना है कि जो आपकी कम्युनिटी है वो ख़ुद भी नहीं चाहते कि जो नए आने वाले बच्चे हैं वो कामयाब हो जाएं, वो पढ़ जाएं, वो कहते हैं कि नहीं इनको भी यही करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। क्या ऐसा तासुर दुरुस्त है? थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है जब निशा जाती है कि नहीं इन बच्चों को पढ़ने दें, ये लोग कामयाब हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान में गुरु चेला सिस्टम है। गुरु इतने बुरे नहीं होते कि अपनी औलाद को बोलें कि आपने पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ हमारी कम्युनिटी का हैंड टू माउथ सिस्टम है। रोज़ कमाएंगे रोज़ खाएंगे। किसी की बहनें जवान, माँ बाप बूढ़े, घर का किराया देना, अगर वो तालीम की तरफ होंगे तो वो कमाएंगे कब? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेपन्स दे, इनके लिए फंडिंग रेस करे, इनको फंड दे ताकि ख्वाजा सरा पढ़ सकें, अपने पेरेंट्स का और अपना ख्याल रख सकें। बिल्कुल ठीक है निशा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का फैसला यकीनन सबके लिए जो है एक इंस्पिरेशन है कि किस तरह मुकाबला किया जाता है, जो मुश्किलात हो रही होती हैं और मुश्किलात का मुकाबला करना आप सब सीखें। और हमारी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से कि बच्चों को इस तरीके से छोड़ मत दें। आपके बच्चे हैं, इनको ओन कीजिए, इनको एक मुस्बत शहरी बनाइए, और अगर आप छोड़ देंगे तो वो शायद सड़कों पे इसी तरह से भीख मांगते रह जाएंगे और तमाम बच्चे निशा नहीं होंगे कि जो अपने बलबूते पे इतने कामयाब हो जाए। दूसरा, तालीम के हवाले से निशा ने हमें बताया था कि मुश्किलात का सामना है। जब LLM के लिए भी गई तो भारी फ़ीस देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने वो फ़ीस अदा की है इस तबके के लिए जो पहले ही इतना ज़्यादा हैंड टू माउथ है और अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, उनके लिए ये आसानियाँ गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की होने चाहिए, इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए कि इन लोगों को जो है, इस कम्युनिटी को जो है ख़ास तवज्जो दें और इनकी तालीम के लिए जो उनका बेसिक राइट है वो इनको प्रोवाइड किया जाए। जी, हम आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट की कुछ बात कर लेते हैं। चौको छक्कों की बारिश होने वाली है, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुँचने वाली है और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहा कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि ये रमीज़ राजा साहब के मशवरे से या उनकी मर्जी से जो है टीम बनाई गई है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। पिछले कोच से भी पूछा गया था और कप्तान से भी पूछा गया था। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अब्दुल गफ्फार साहब, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान पहुँच गया है। क्या पाकिस्तान के वनडे और T20 सीरीज़ जीतने के ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तमाम देखने वालों को भी सुबह खैर। और यकीनी तौर पर एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट, 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई है। पहले बात तो ये कर लेते हैं कि इस टीम का आना कितना ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें कि PSL2 फाइनल से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बतदरीज आगे बढ़ता रहा। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसमें पाकिस्तान की अफवाज, जितने भी इदारे हैं, सिक्योरिटी, इवन मैं समझता हूँ फैंस, हम सब मीडिया, सबका बड़ा किरदार है। चूँकि क्रिकेट को सब पसंद करते हैं तो सब ने ही अपना अपना हिस्सा यहाँ पर डाला है। और न्यूजीलैंड का यहाँ पर आना, आई थिंक इट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप। वो ये नहीं देखेगा कि इसमें केन विलियमसन थे, ट्रेंट बोल्ट थे या नहीं थे। असल बात यह है कि न्यूजीलैंड की कौमी टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई है। एग्जैक्टली 18 ये बहुत अहम खबर भी है। अच्छा गफ़ार भाई, ज़रा ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह से चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा कि जो रमीज़ राजा के ऊपर बात आ रही है कि उन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है, तो ये बिल्कुल गलत तासुर है। हालांकि बात ये हो रही थी कि शायद उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा है। देखें, ये सूरत हाल तो जन्म लेगी ना, और इसका आई थिंक हम कसूरवार किसी को नहीं कह सकते। सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई क्योंकि आपके जो चेयरमैन थे उनकी मुद्दत 24 अगस्त को ख़त्म हो रही थी। वर्ल्ड T20 आपका अक्टूबर को है, और शायद आइडियल ये होता कि चेयरमैन या तो पूरी तरह आके स्टार संभालते, यानी कि 25, 26, 27 अगस्त को टीम अनाउंसमेंट में वो रोल प्ले करते। मतलब आप समझ रहे हैं कि ऑफिशियल हो जाती, क्लैरिटी होती, सबके सामने एक चीज़ होती थी, ये हो रहा है और ये कर रहे हैं। बट हुआ ये कि चेयरमैन भी अभी नहीं आए, टीम भी तक आपको पता हो गया। और हम सबको पता है, आई थिंक ये कोई ये ज़बान दर्द आम बात है, ये सबको पता है कि अगर एक चेयरमैन या कोई भी शख्स पावर में आने वाला हो तो सब कुछ उसके मातहत हो जाता है ना, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर उसकी ना करने वाले की शामत आ जानी है। तो बुरा नहीं है। देखें, इसमें पॉजिटिव तो बहुत अच्छा है, वो ये है कि रमीज़ राजा खुद क्रिकेटर हैं। शायद वो जो फैसले करें वो हम और आपसे ज़्यादा समझते हैं क्रिकेट को, मे बी वो बाबर आजम से भी ज़्यादा समझते हो। बट असूली तौर पे खैर होता ही है कि कप्तान को आप टीम लड़ाने के लिए कहते हैं ना, तो फिर आप उसकी मर्जी को भी शामिल करें, उसकी फाइनल से होनी चाहिए। तो ये खबरें अच्छी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि
रमीज आजा के आने से पहले कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए और बाबर आजम के हवाले से खबरें चल रही हो। क्रिकेट टीम की जो अगर कोचिंग के लिए हम बात कर लें तो पीसीबी गैर मुल्की कोचेज लाने के लिए बातें कर रही है। आप समझते हैं कि गैर मुल्की कोचेज ही टीम को कामयाबी की राह पर डाल सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के केस में तो कुछ अरसे से लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि बॉब वुल्मर, जेफ लॉसन, चले उनका तजर्बा तो फिर भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अगर आप देखें बॉब वुल्मर ने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को काफ़ी उस वक्त ग्रूम किया था। यूनुस खान और बहुत सारे प्लेयर आते हैं, उनको याद करते हैं। बट मिकी आर्थर एक कल्चर जरूर लेकर आए थे थोड़ा सा, यानी कि आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, हम वेस्ट इंडीज में जीते थे, कुछ और सीरीज जीती थी। तो ये बहुत मुश्किल है कहना कि क्या गैर मुल्की कोच ही आपका मसाइल का हल है। देखिए भारत में क्या हो रहा है, रवि शास्त्री अभी भारत ने वहाँ पे आखिरी टेस्ट तो नहीं हो सका, लेकिन 2-1 वो लीड कर रहे थे। वर्ल्ड T20 में वो मजबूत टीम के तौर पर उभर रहे हैं, तो वहाँ तो रवि शास्त्री हैं। बात ये होती है कि आप किसको लॉन्ग रन देते हैं, चाहे वो मुल्की कोच हो, किसको लॉन्ग रन को इख्तियारात देंगे। बहुत शुक्रिया आपका गफ्फार भाई, सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।